हेलो दोस्तों, जिन लोगों का हेल्थ एंड वेलनेस बीएससी पेपर में 3 पेपर सब लोगों को चुनने का ऑप्शन दिया था। 3 में से कोई 2 पेपर चुनना था। ये बीएससी पेपर जो है सेमेस्टर 1 के लिए ध्यान देना है। जिनका सेमेस्टर 1 है और सेमेस्टर 1 में बीएससी पेपर में हेल्थ एंड वेलनेस है, उनके लिए वीडियो बहुत काम का है। और इसका 3 सेट हम लोग लेकर आ रहे हैं। ये सेट 1 है, फर्स्ट सेट। 3 सेट इसी तरह से मॉडल सेट है। मॉडल सेट का मतलब है कि जैसा पैटर्न एग्जाम का होगा वैसा हम लोग एक क्वेश्चन का पैटर्न बनाया, उसका आंसर भी किए और वो आपके सामने आएगा। तो आज हम लोग मॉडल सेट 1 देखेंगे। इस तरह से 2 सेट और आएगा इसी चैनल के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं पीछे के सारे वीडियो देखने, जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का हो या इंटरप्रेन्योरशिप का, जो आपका सब्जेक्ट होगा बीएससी एईसी, तो सारा वीडियो इसी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में चले जाएगा और FYUGP सेमेस्टर 1 के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिलेगा। तो बीएससी पेपर में हेल्थ एंड वेलनेस जिनका भी सब्जेक्ट होगा, इसका आज हम लोग फर्स्ट मॉडल सेट देख रहे हैं। और इसका एग्जाम में क्या है, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। और 50 नंबर का एग्जाम 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का, याद रखना। ठीक है, 50 नंबर का एग्जाम 2 घंटे का होता है, जिसका रूटीन दिया है 10 से 12 और 2 से 4। तो जो आपका जो भी टाइम होगा फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में, तो देख लीजिएगा। तो हेल्थ एंड वेलनेस का फर्स्ट जो मॉडल सेट दे रहे हैं, इसमें ग्रुप 2 रहता है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न में। ग्रुप ए में जो है वो आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन होगा। इसका मतलब 5 नंबर कंपलसरी रहेगा सबको बनाना। और ग्रुप बी में आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 3 का आंसर करना है और एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। तो 15 इंटू 3 45 नंबर और 5 50 नंबर का हम लोग एग्जाम लिखना है। चलिए ग्रुप ए में चलते हैं। ग्रुप ए में देखिए यहाँ लिख दिया है आंसर ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहले बोल रहा है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। डायबिटीज आप लोग सुने भी होंगे, तो बताओ कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में नहीं मिलता है, जिसके कारण डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज होने के कारण के लिए कौन सा हार्मोन कम होता है, तो बोलता है इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है और ऊर्जा का संचार करता है। यह बिना इंसुलिन का नहीं हो सकता। जबकि वही जब पैंक्रियाज से उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन ना निकले, तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और फिर ऐसी स्थिति में क्या होती है, डायबिटीज होने का चांसेस। इसलिए देखिएगा डायबिटीज का, शुगर का जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, इंसुलिन लेता है शरीर में ताकि सारा काम सही से हो सके। इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज भेज नहीं रहा है। अब भेज नहीं रहा है अगर ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज आपके शरीर में क्या होता है, बढ़ जाता है। और बढ़ना है ग्लूकोज मतलब है कि कहीं अगर ग्लूकोज बढ़ा तो समझ जाओ आपके पास क्या होगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने का मतलब है कि आपको डायबिटीज होना या शुगर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वैसे चीज को खाने से आपको मना कर दिया जाएगा जिसके कारण आपके शरीर में के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ सकता है। तो जो आपके शरीर के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा सकता है उसको क्या करता है, डॉक्टर मना कर देता है और इंसुलिन देता है। बहुत जब हाई लेवल का डायबिटीज हो जाता है तो इंसुलिन लेना पड़ता है उनको। जिसका डायबिटीज का लेवल हाई हो जाता है उसको इंसुलिन लेना पड़ता है, ताकि उसका फिर वो जो है मतलब इंसुलिन के माध्यम से पेंक्रियाज में जो है वो सारा काम हो सके और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से चल सके। दूसरा बोलता है रक्त में कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से किस रोग का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आपके ब्लड में, तो उससे किस बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। कौन सा बीमारी ऐसा है जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से लगता है कि बढ़ जाएगा हमारे शरीर में। तो बोलता है स्वस्थ कोशिकाओं को बनने के लिए शरीर, मतलब स्वस्थ कोशिका अगर आपके शरीर में बनाना है तो उसको बनाने के लिए शरीर में किसका जरूरत पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। लेकिन जब शरीर में इस बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो हृदय रोग विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें आपको हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, मतलब हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या आपको हो सकती है अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। इसलिए सब लोगों को अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या करना होता है, मेंटेन करके रखना होता है। 1964 में प्रथम बार किस खेल को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार 1964 में कौन सा खेल शामिल हुआ था, तो ये जूडो शामिल हुआ था। क्या शामिल होता है, जूडो। फूड पिरामिड को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भाग में। फूड पिरामिड को कितने भाग में बांटा गया, 5। फूड पिरामिड का मतलब है कि आप जो खाना खाते हैं उसका क्या तरीका है, उसका एक पिरामिड बनाए। तो सबसे पहले अनाज, दूसरा फल सब्जियां, दूध और दूध से बनी हुई चीजें जिसमें प्रोटीन हो, ठीक है, और तेल और मिठाई, ये सारा चीज इसमें आएगा। आगे लिखा लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक फुटबॉल के जन्मदाता किस देश को माना जाता है। अभी फुटबॉल जो आप लोग जानते हैं, ये फुटबॉल गेम किस देश में जन्म दिया गया था। तो फुटबॉल के जन्मदाता किसको माना जाता है, इंग्लैंड को। किसको माना जाता है, क्योंकि 1857 में पहला फुटबॉल विश्व कप यही हुआ था, शेफील्ड के नाम से।
कोई दिक्कत है? तो याद रखिएगा, आपको पूछ रहा है कि कौन देश है जो फुटबॉल का जन्मदाता है, तो इंग्लैंड। क्रिकेट का भी जन्मदाता इंग्लैंड ही नजर आएगा। इसका दोनों का काम है, दोनों का जन्मदाता ही है। अब हम चलते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन आपके लिए बनाना क्या था, कंपलसरी था। अब ग्रुप बी में चलते हैं, तो ग्रुप बी में लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 15 नंबर का। तो चलिए ग्रुप बी में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ग्रुप बी में लिखा है, वॉलीबॉल खेल के नियम तथा परिनियम का वर्णन करें। आप लोगों को किसी भी एक गेम का पूछ सकता है, जरूरी नहीं वॉलीबॉल का ही पूछेगा, आप किसी भी क्रिकेट का, फुटबॉल का, किसी भी एक गेम का, वहां लिखा हुआ है सिलेबस में कि कोई भी गेम का वो पूछ सकता है, रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, तो कोशिश करना है 2-3 गेम का आपको पढ़ के जाना है। वैसे हम लोग जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो 2-3 गेम से ज्यादा का पढ़ाए, हमको लगता है 4-5 गेम का पढ़ाए। तो यहाँ पे वॉलीबॉल पूछ रहा है, तो वॉलीबॉल का शुरुआत करते हैं। बोलता है ओलंपिक गेम में वॉलीबॉल खेल को पहली बार कब शामिल किया गया था। अभी तो ऊपर में क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि वॉलीबॉल को कौन सा ओलंपिक में शामिल किया गया था, टोक्यो में। आगे क्या है, उत्तम ऊर्जा का दिखना, मतलब अगर आप एनर्जेटिक हैं, और साथ ही अनुशासन का होना ही वॉलीबॉल की पहचान है। वॉलीबॉल खेलने के लिए आपको अंदर एनर्जी होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। इंडोर वॉलीबॉल की बात करें तो इसने ओलंपिक गेम में डेब्यू 1964 के टोक्यो में किया था। तब से लेकर अब तक यह रुका नहीं। वॉलीबॉल को बीच पर भी खेला जा सकता है, ये तो हम लोग जानते हैं, जाके समुद्र के किनारे लोग खेलता है। इंडोर गेम, मतलब वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है, इंडोर गेम भी और आउटडोर गेम भी, बाहर भी खेल सकते हैं और अंदर भी खेल सकते हैं, ये दोनों गेम के अंदर आता है। इस गेम का शुरुआत कहाँ हुआ था, बोल रहा है कि वॉलीबॉल जो है उसका शुरुआत, तो बोलता है इस खेल में जहां शुरुआती सालों में सोवियत यूनियन ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था, यानी सबसे पहले यह सोवियत यूनियन में स्टार्ट किया गया था। अब ब्राजील में भी ज्यादा खेला जाता है, चीन में खेला जाता है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे वॉलीबॉल जबरदस्त खेला जाता है। जैसे हमारे देश में पागलपन है क्रिकेट के लिए, वैसे किसी देश में वॉलीबॉल के लिए क्या है, पागलपन है। वॉलीबॉल के नियम क्या है, तो पहला बोल रहा है वॉलीबॉल के लिए एक संस्था बना हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जैसे क्रिकेट के लिए कैसे आईसीसी, तो वैसे वॉलीबॉल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ बना हुआ है। ठीक है, जिसमें वॉलीबॉल के नियम लिखे गए। एक समय पर 2 टीमें इसमें खेलती है, वो तो हम लोग जानते हैं, एक साइड एक दूसरी साइड। हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों टीमों के बीच एक नेट बंधा होता है, जाली लगा होता है, और खेल शुरू होने से पहले सिक्का उछाल कर टॉस किया जाता है कि पहला सर्व कौन करेगा। सर्व नहीं समझते हैं, फर्स्ट जो मारेगा वो किधर से मारेगा, तो टॉस जो जीता है वो सर्व करता है। सर्व करने का मतलब होता है एक खिलाड़ी बेस लाइन के पीछे से गेंद को दूसरी टीम की तरफ क्या करता है, दूसरे खेमा में पार करता है, फेंकता है। ऐसे ही खेल आगे बढ़ता है, यानी स्टार्टिंग यहीं से होता है। एक टीम के खिलाड़ी केवल 3 बार ही गेंद को छू सकते हैं, और इसके बाद उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों को खेमे में ही गेंद को डालना होता है। मतलब अगर 6 लोग इधर हैं तो 3 ही बार उछाल सकते हैं, ऐसा नहीं पता चला आधा घंटा तक अपने में उछाल रहे हैं, ये उसको दे रहा है उसको दे रहा है, 6 ही खिलाड़ी नहीं, आप बहुत ज्यादा कितना बार उछाल सकते हैं। मतलब ये वॉलीबॉल का नेट है, मान लो इधर 6 खिलाड़ी इधर 6 खिलाड़ी, तो ये जो 6 खिलाड़ी, मान लो यहाँ का खिलाड़ी मारा, बॉल यहाँ रह गया, फिर यहाँ का खिलाड़ी मारा यहाँ रह गया, अभी इसको पार कर देना होगा। ऐसा नहीं पता चली मार के इधर ही रख देगा, कहानी खत्म, इसको मार के पार करना है। नहीं बहुत ज्यादा कितना बार ये लोग मार सकता है, 3 बार। उसके बाद बॉल इस साइड भेज दें, फिर ये लोग भी 3 ही बार मार सकता है, उसके बाद एक ही बार में लोग भेज देता है। अब मान लो यहाँ वाला क्या करता है, यहाँ वाला तेजी से मारा, लेकिन दूर में है ना तो नहीं पहुंचा पाया, तो यहाँ वाला फिर उसको मार के तो दूसरा बार में यहाँ पहुंचा देता है। यानी आपको अपने खेमे में 3 ही बार हाथ से टच करना, उसके बाद फिर दूसरे खेमे में भेज दिए, फिर वो भेजेगा, फिर 3 बार टच करना है। बात समझ में, ये इसका रूल्स है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, खेमे में डालना होता है। जो खिलाड़ी सामने से आई सर्व को पिच करता है वह 4 आर्म्स से अपने साथियों के लिए गेंद बनाता है, और इसी खेल की भाषा को पास या बम सेट कहते हैं। जिस खिलाड़ी का को पास मिलता है, या यूं कहें कि जो दूसरे नंबर का खिलाड़ी होता है उसे सेटर, और उसकी कोशिश होती है कि जितना हो सके वह नेट से उतनी नजदीक गेंद को ले जा सके, ताकि तीसरा खिलाड़ी सैमस का प्रयोग करके अंक बटोर सके। मतलब एकदम नजदीक ले जाता है और थोड़ा उछल के मारता है ताकि जल्दी से अंक क्या कर सके, बटोर सके। इसके बाद सामने वाली टीम उस स्मैट को ब्लॉक कर इसी प्रक्रिया को अपना, मतलब जो वो भी वही सेम प्रक्रिया अपनाता है, दोनों एक दूसरे से अंक बटोरने के चक्कर में जो है गेम खेलता है। आगे बोला वॉलीबॉल में कैसे मिलते हैं अंक, तो बोलता है एक गेम में 5 सेट होते हैं। एक गेम में कितने होते हैं, 5। नहीं देखते हैं 5-3, 3-2, 2-5, इस तरह का होता है सेट। तो एक सेट में 5, मतलब एक गेम में 5 सेट होते हैं। पहले 4 सेट में 25 अंक होते हैं, और अगर पहले 2 सेट में स्कोर 2-2 से बराबर हो जाए तो 5वां सेट 15 अंक का होता है। और हर रैली टूटने के बाद
एक अंक मिलता है। अगर कोई गलती किया तो एक अंक सामने वाले को मिलेगा। जिसके खाते में अंक जाता है वही टीम सर्व करती। अगर कभी भी स्कोर 24-24 या 14-14 पांचवें सेट में बराबर हो गया तो टीम को जीतने के लिए लगातार 2 अंक की जरूरत पड़ती है। जो लगातार 2 अंक लाएगा वो जीत जाएगा। पूरा रूल्स है इसका। वॉलीबॉल में एक अंक बटोरने का सबसे आम तरीका स्पाइक द्वारा क्या होता है, मतलब सामने से मारना। सबसे ज्यादा इसी तरह के एक टीम अंक की प्राप्ति कर अपना कारवां आगे बढ़ाती है। इसके अलावा कुछ फाउल द्वारा भी अंक बटोरे जा सकते हैं, जैसे कि सर्व करते समय लाइन के आगे चले जाना। कोई खिलाड़ी अगर दूसरी बार बॉल को छू रहा है तो उस दौरान अगर उसने नेट को भी छू लिया तो भी वह एक फाउल माना जाता है। और कोई भी टीम गेंद को दूसरे खेमे में फेंकने के लिए 3 बार से ज्यादा अगर टच कर लिया गेंद को तो भी एक फाउल माना जाता है और वहां भी अंक गंवा बैठता है। वॉलीबॉल के खिलाड़ियों का पोजीशन तो देख लीजिए। पहला, वॉलीबॉल के खिलाड़ी टीम में 5 पोजीशन होते हैं। एक होता है सेटर, एक होता है मिडिल ब्लॉकर्स, दूसरा होता है आउटसाइडर हिटर, वीक साइड हिटर और लिबरे। और जिसमें से सेटर का काम होता है वह स्पाइकर्स के लिए गेंद को बनाए ताकि वह स्मैश पर मार सके, मतलब एकदम सामने मार सके। मिडिल ब्लॉकर का काम है लीवर, जो वॉलीबॉल खेलता है वो पता चल जाएगा कि किसका क्या काम है। कहीं कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फूड पिरामिड क्या है? देखिए फूड पिरामिड ये है। फूड पिरामिड मतलब समझते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे शरीर के लिए क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे शरीर के लिए क्या है? यही फूड पिरामिड, खाद्य पिरामिड। संतुलित आहार किसको हम एक अच्छा आहार बोलेंगे? तो बोला है फूड पिरामिड का अर्थ होता है, फूड पिरामिड एक तरह का आदर्श आहार योजना है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थों को संतुलित आहार डाइट में उनके योगदान को प्रदर्शित करता है। आमतौर पर इसे 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग ग्रुप के 3 तहत खाद्य पदार्थों को रखा गया है। पहला बोलता है, अच्छा महत्व इसका है, फूड पिरामिड का महत्व क्या है? अगर फूड पिरामिड को यूज करेंगे तो फूड पिरामिड मतलब सबसे ज्यादा संतुलित आहार कौन है जिसको लोग खाता है? सबसे ज्यादा संतुलित आहार इसमें कौन होगा? तो नीचे से चलते हैं, सबसे ज्यादा लोग ये यूज करते हैं, उससे थोड़ा कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़ा कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मिल्क पीने वाले देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं, उससे थोड़ा कम ये यूज करते हैं और सबसे कम ये यूज करते हैं। तो ये इस तरह से फूड पिरामिड बनता है कि सबसे ज्यादा ये फैला हुआ क्यों है ऐसा? क्योंकि इस चीज को खाने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। जैसे चावल रोटी सबसे ज्यादा लोग खाते हैं, उसके बाद अगर आप सब्जी और फ्रूट्स की बात करें तो थोड़ा कम लोग हैं जो ज्यादातर हरा सब्जी और फ्रूट्स खाते हैं, उससे थोड़ा कम लोग हैं जो मिल्क वगैरह यूज करते हैं। तो ये लिखा है कि कैसे कैसे है। उसके बाद उससे थोड़ा कम लोग हैं जो है लगातार जिसको बोलते हैं मीट और एग्स खाते हैं। बहुत कम लोग, किसी के यहाँ ओकेजनली बनता है, 2-2 3-3 महीने नहीं खाते। और कोई बहुत कम लोग हैं जो स्वीट्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है? लेकिन अब ये तो खाने वाला चीज पहले था, अब तो सब खाने में आफत है। स्वीट्स खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, मटन चिकन सब परेशान कर देता है। लेकिन फूड पिरामिड है ताकि हमारे बॉडी में सारा कुछ मिल सके। अच्छा स्वीट्स क्या क्या जरूरत है मीठा खाने का? हाँ अभी जो बताया ग्लूकोज, ग्लूकोज कम होना भी खतरनाक है। ग्लूकोज कम होना भी क्या है? खतरनाक है। वो कम होगा तो बॉडी में काम ही नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको मीठा चाहिए। तो देखिएगा जब बीपी किसी का लो होता है तो उसको मीठा खिलाया जाता है ताकि वो मेंटेन कर सके। बात समझ गए? तो मिठाई खाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इतना मिलावट हो गया है कि आप लोग डरता है खाने से। चलिए देखते हैं क्या महत्व है जी। तो पहला, अगर आप सही से फूड पिरामिड का इस्तेमाल करेंगे और संतुलित आहार लेंगे, सिस्टमेटिक खान पान रखेंगे तो प्रतिरक्षा प्रणाली आपका डेवलप होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। और इम्यूनिटी सिस्टम जिसका अच्छा रह गया उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो शरीर में अगर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी तो रोग घुसेगा कैसे? वो तो घुसने ही नहीं देगा। दूसरा क्या है? अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो वजन आपका नियंत्रित रहेगा। हम लोग असंतुलित आहार लेते हैं, अनबैलेंस्ड फूड लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग का शरीर फैल जाता है। बात समझ गए? जो संतुलित खाएगा, एकदम सिस्टमेटिक खाएगा, उसका शरीर नहीं फैलेगा। बैलेंस डाइट इसको बोलते हैं। बैलेंस जितना चाहिए उतना ही लो, ज्यादा नहीं लेना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता नहीं पसंद है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो मिल रहा है, दबोचे जा रहे हैं, तो हम लोग फैलेंगे ही फैलेंगे। और जो लोग संतुलित एकदम खाता है कि नहीं हमको यही चीज खाना है, इससे हमको ये मिलेगा, इससे हमको इतना मिलेगा, इससे हमको ये कैलोरी मिलेगा, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति और सब कुछ सिस्टम से खाता है तो फैलेगा नहीं, मोटापे का खतरा नहीं रहेगा। और मोटापे का खतरा नहीं होने से बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। अनहेल्दी डाइट के कारण ही हम लोग ज्यादातर बीमार होते हैं। अगर भारत के सभी लोगों को कुछ मत पढ़ाइए, खाली एक चीज सिखाइए, खाना क्या है और किससे उनको क्या मिलता है, उनके शरीर को क्या चाहिए, अगर ये चीज सीख गया ना तो फिर कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। आगे शरीर को ऊर्जा मिलती है, अगर आप सही खाना खाते हैं तो शरीर एनर्जेटिक रहता है। ठीक है,
लेकिन हाँ, हर चीज आपको लेना होगा, विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ आपको लेना होगा। अगर आप सोच रहे हैं एक चीज लेंगे तो आपका शरीर जो है एनर्जेटिक नहीं रहेगा। जो शरीर को चाहिए वो सब दीजिए। और जो लोग नहीं ले पाता वो क्या करता है, वो दवा पीता है, सिरप पीता है कि सर हमको दे दीजिए जो शरीर में, मैं तो मल्टी विटामिन पीता है जिसमें सारे विटामिन एक साथ मिल जाते हैं। उसके बाद फिर मल्टी विटामिन के बाद क्या करना है, खाली विटामिन है आपको चाहिए, शरीर को पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सब चाहिए ना, तो सब धीरे धीरे डाइट में हम लोग लेते हैं। और ये डाइट चार्ट बनता है, डाइट प्लान बनता है कि कितना खाना चाहिए जिससे हमको वो सारा चीज मिल जाए जिसकी हमें आवश्यकता है। अब हम लोग देख रहे हैं, अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मन से जो व्यक्ति संतुलित आहार करता है वो मन से भी क्या है, तंदुरुस्त रहता है, खुश रहता है, स्ट्रांग रहता है। गुण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, कम बोलता है कंपोनेंट्स या सोर्सेस ऑफ बैलेंस डाइट। हम क्या मानेंगे कि अच्छा डाइट किसको बोल सकते हैं, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले मेरे शरीर को, दूसरा क्या है, फैट भी मिलना चाहिए, फैट भी मिलना चाहिए, फैट जरूरी है तो सूख जाओगे तुम, ठीक है। और क्या है, प्रोटीन तो जबरदस्त मिलना चाहिए। अब प्रोटीन किस किस में मिलता है, शायद दिया होगा उसमें, देखिए प्रोटीन कहाँ मिलता है, हमारे शरीर में जिन अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है उन्हें चयन कर पुनः संशोधित किया जाता है प्रोटीन, वो तो ठीक है, नहीं पता है कहाँ से मिलता है, लेकिन प्रोटीन आपको दाल खाने से मिलेगा, ठीक है, फल खाने से मिलेगा, सब्जियों से मिलेगा। जल और रुचांश बोलता है कि वाटर भी आप दीजिए शरीर को, पूरा जितना जरूरत है शरीर में जल का वो लीजिए, और सही पानी पीजिए। मिनरल साल्ट आप खाइए, नमक भी खाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा विटामिन आपको प्रॉपर लेना चाहिए, विटामिन आपके शरीर में सारे अच्छे से काम करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। आगे शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या है और इसका अर्थ, प्रकार और घटकों का वर्णन कीजिए, और आधुनिक समय में इसका क्या महत्व है। फिजिकल एजुकेशन आप लोग पढ़े होंगे अगर सीबीएसई में होंगे तो, फिजिकल एजुकेशन का जरूरत क्या है, तो फिर अभी आपको बता रहे सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में कौन सा एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। लोगों को पहले बताइए स्वस्थ होना किसे कहते हैं, हेल्थ क्या होता है। लोग हेल्दी हो जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर को जन्म देता है, स्वस्थ शरीर जो है वो पूरा स्वस्थ समाज को जन्म देता है। तो पहले उसके मस्तिष्क को स्वच्छ बनाइए, स्वस्थ बनाइए, और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के, हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि उनको फिजिकल एजुकेशन दीजिए, उनके शारीरिक शरीर के बारे में पढ़ाइए। तो भले यही बात यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, शारीरिक शिक्षा का मतलब है शारीरिक कौशल की शिक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। और यह शिक्षा कई प्रकार की होती है, जैसे व्यायाम से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड, योग से रिलेटेड, ये सब है ना फिजिकल, यही सब हमारा हम लोग बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन। या तो कोई एक्सरसाइज करना सिखा रहा है, या तो कोई खेलना सिखा रहा है, या तो डांस करना सिखा रहा है, या तो योग सिखा रहा है। इससे शरीर क्या होता है, शरीर में कौशल बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, लचीलापन बढ़ता है, आंतरिक और बाह्य संतुलन बना सकते हैं, ठीक है। ये सब सारा चीज जो है वो बढ़ता है। फाइटिंग करने वाला व्यक्ति होता है, जो जिसका शरीर स्वस्थ होता है वो लड़ने वाला व्यक्ति है, वो हार मानने वाला व्यक्ति नहीं। इसका महत्व क्या बोलता है, शारीरिक शिक्षा कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज कराने का काम करता है, कोई गेम खेलने का काम करता है, कोई डांस करने का काम करता है, कोई योग करने का काम करता है, सब शारीरिक शिक्षा है। आपको जिसमें जो सीखना है, अगर सब सीख लिया तो अच्छी बात है, वैसे योग तो कम से कम सीखना चाहिए। कोई एथलेटिक्स सिखाता है, ठीक है, दौड़ना। शारीरिक शिक्षा को कौन कौन से घटक जो है वो प्रभावित करते हैं, शारीरिक शिक्षा को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है, शारीरिक कौशल। अच्छा, सब व्यक्ति का शारीरिक कौशल एक जैसा होता है या अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से उसका शारीरिक क्षमता होता है, उस हिसाब से उसका चॉइस होता है। तो कोई व्यक्ति जो है वो कूदने का मन करता है, कोई दौड़ने का, कोई गोल्फ, कोई टेनिस, कोई बास्केटबॉल, इस तरह की शारीरिक क्षमता उसके अंदर होती है। इंडोरेंस, सहन शक्ति, अब दौड़ना सबके बस की बात नहीं है, सहना पड़ेगा, अपने सांसों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो ये बोला है कि इंडोरेंस होना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए। किसी भी गेम में आप खेलोगे सहन शक्ति। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योग कर रहे हो, और कोई भी काम करोगे योग में, तो शरीर तो दर्द करेगा ना, नया नया करोगे तो जब शरीर दर्द करता है तो बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। आगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, शारीरिक फिटनेस का अभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, और ये प्रैक्टिस आपको हमेशा करना चाहिए। साथ ही साथ किसके बीच में संतुलन बनाना चाहिए, शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और खान पान में संतुलन बना के रखिए, बैलेंस, समझ गए, ताकि क्या हो, शरीर भी ठीक हो और हमारा स्वस्थ भी शरीर है, खाए पिए भी और शरीर भी क्या हो, स्वस्थ रहे। ये जरूरी चीज है, इसके लिए आपको डाइट बैलेंस करके रखना होगा। बोलता है टेम्पो क्या होता है, यह घटक शारीरिक क्रियाओं को तेजी से करने और विकसित करने में मदद करता है। ये एक उत्तेजना है, उत्तेजना मतलब नहीं बोलता है टेम्परेचर, वही बोलता है टेम्पो।
कोई दिक्कत है? इसका टेम्पो ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब किसी भी काम को तेजी से करता है तो उसको लोग बोलते हैं टेम्पो। कोई दिक्कत किसी को? साथ ही साथ क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, स्थिरता। एक स्वस्थ शरीर जो है हर काम को सोच समझ के और स्थिर से करेगा ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बने रहे और किसी तरह का चोट का खतरा भी कम रहे। कोई भी काम है तो आराम से करेगा, सोच समझ के करेगा। और साथ ही साथ क्या है? अच्छा लिखा है, आधुनिक युग में शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है क्योंकि जीवन शैली जिस तरह से बदल रही है, लोगों को शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है और शरीर को ठीक करने की आवश्यकता है। और आज के नौजवान जो है इस काम में माहिर है, शारीरिक शिक्षा के काम में क्या है? आगे लिखा है शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर आप चाहते हैं कि शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए जरूरी है, उसका महत्व है फिजिकल एजुकेशन का। लोगों को इसलिए फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है क्योंकि लोगों का शारीरिक जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, उसको प्रमोट करना है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए शारीरिक शिक्षा का जरूरत है। फिजिकल एजुकेशन इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि मेंटल हेल्थ को ठीक किया जा सके। फिजिकल एजुकेशन इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि मेंटल हेल्थ को क्या किया जा सके? ठीक किया जा सके। आपको फिजिकल एजुकेशन इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप लाइफ स्टाइल जो बैलेंस कर पाए, नॉलेज रहेगा तब ना बैलेंस कीजिए। तो फिजिकल एजुकेशन इसलिए आपके सिलेबस में है। आपको उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? खान पान क्या है, किससे क्या मिलता है, कैसे उसको रहना चाहिए, और सोशल कोऑपरेशन, सहयोग अगर समाज में करना है तो उसके लिए भी फिजिकल एजुकेशन का जरूरत है। फिजिकल एजुकेशन से आपको क्या सिखाता है? सामाजिक सहयोग, टीम वर्क, ये सब चीज़ सिखाता है। शारीरिक शिक्षा के लोगों को सामाजिक सहयोग, टीम वर्क, ये सब महत्व सिखाती है। और साथ ही साथ उन्हें सहन शक्ति, समर्थता, सम्मान, ये सब सिखाता है। आप जब शारीरिक शिक्षा ले लोगे ना तो आप ऑटोमेटिक सहन शक्ति आपके अंदर आएगी, कोई भी चीज को बर्दाश्त करोगे, जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे, ये बहुत जरूरी चीज है। आगे चौथा क्वेश्चन, आसन क्या है? आसन समझते हो ना योग में? आसन मतलब बैठने वाला नहीं, मुद्रा। योग मुद्राएं को हम लोग क्या बोलते हैं? आसन, है नहीं? अब योग का जो अलग अलग मुद्रा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आसन। तो आसन अगर हम करते हैं, देखो आसन क्या है? चित्त को स्थिर, चित्त मतलब मन को स्थिर रखने वाले और सुख देने वाले बैठने के प्रकार को क्या कहा जाता है? यानी ऐसे तरीके से बैठिए कि मन और जो है दिमाग दोनों स्थिर हो और सुख मिले, उसी को आसन कहते हैं। योग के अलग अलग आसन है। जैसे आसन के प्रकार में पहला बैठकर, बैठकर कौन कौन सा काम होता है, कौन कौन सा आता है? पद्मासन, वज्रासन, सिंहासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्ध मतेंद्रासन, गौमुखासन, है ना, पश्चिमोत्तानासन, ब्रह्म मुद्रा, उष्टासन, गौमुख शासन, इतना सारा आसन है। पीठ के बल लेट के कौन कौन काम करेंगे? तो देख लीजिए, पीठ के बल लेट के कौन कौन योग करते हैं, समझ में आ रहा है सबको? पेट के बल लेट के कौन कौन काम करते हैं? तो ये पेट के बल लेट के करते हैं। योगासनों के शारीरिक और मानसिक लाभ क्या है? अगर हम योग आसन करेंगे तो पहला फायदा क्या है? तो पहला फायदा, आसनों में जहां मांसपेशियों का तानने, सिकोड़ने और बैठने वाली क्रियाएं करनी पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ साथ साथ तनाव खिंचाव दूर करने वाली क्रियाएं भी होती है। ऐसा नहीं कि खाली हड्डी एकदम हर शरीर को तोड़िए मोड़िए वही आसन, ऐसा नहीं। मन को शांत करना, मन में जो खिंचाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है, उसको दूर करना, वो भी करना होता है, जिससे शरीर का थकान भी मिट जाता है और आसन जो है वो आसन से व्यय शक्ति वापस आ जाती है। यानी आप एक्सरसाइज पूरा कर लिए, पूरा एकदम फिट एक्सरसाइज कर लिए, तो शरीर में एनर्जी क्या हुआ? खत्म हुआ। भाई आप, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आधे 1 घंटा से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेरा शरीर का एनर्जी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब उसको वापस कैसे लाना है? तो उसके लिए आसान कर दीजिए, चुपचाप बैठ के कोई काम करते रहिए। तो इससे क्या होता है कि थकान जो है वो वापस ठीक भी हो जाता है, थकान मिट भी जाता है, और साथ ही साथ जो हमारा एनर्जी गया है, जो वेस्ट किए पसीना निकाल के, वो फिर से हम रिकवर कर लेते हैं। बात समझ गए? तो आसन करना बहुत जरूरी है, आसन का सबसे ज़्यादा जरूरी। आसन रोग विकारों को नष्ट करने में, रोगों से रक्षा करते हैं और शरीर को निरोग बनाते हैं, स्वस्थ एवं बलिष्ठ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। आसनों से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। अगर कोई आसन करते हैं तो उससे आपको आंख की रोशनी बढ़ेगी और चश्मे की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए आसन है पद्मासन, कैसे करना है सब कुछ पता है, इसमें हम कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। पिक्चर तो आप एग्जाम में नहीं बना पाएगा, लेकिन कुछ लिख दीजिएगा। लाभ देखिए क्या है, हानि क्या है। एक भुजंगासन समझ में आता है सबको? इसका लाभ क्या है, हानि क्या है, सबको मालूम है? मालूम है ना, पहले भी पढ़ा दिया गया है। जो नहीं पढ़े देख लीजिए। भुजंगासन के बाद हलासन, अच्छा हलासन गायब हो गया है उधर ना, पिक्चर तो दिया हुआ है, हल जैसा है, देखो तो हलासन है ना ऐसा। अब इसका क्या फायदा है, क्या घाटा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर वो करेंगे तो क्या होगा? डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है, पाचन शक्ति ठीक हो जाएगी, बवासीर में फायदेमंद है, त्वचा और बालों के लिए बड़ी बहुत फायदेमंद है, और सर दर्द और दिमाग जो है दर्द शांत रहेगा, मतलब सर दर्द खत्म हो जाएगा। एक आता है देखिए शलभासन,
देख रहे हो आसन, दिखाई दे रहा है कैसे करना है? ये सब तो आसान है ना। इससे क्या फायदा है? इससे रीढ़ की हड्डी वगैरह ठीक हो जाएगी। देखो फायदा, यह शरीर के हाथों, जांघों और पैरों की पिंडली को मजबूत बनाता है। इसके साथ यह पेट की चर्बी को कम करके उसे सुंदर बनाता है। रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है, पेट के पाचन तंत्र को ठीक करता है और यह कब्ज को ठीक करता है। उसके बाद है धनुरासन। तो सबका लाभ लिखने जाना है। और ये जो मेरे यहाँ क्लास कर रहे थे उसमें तो ये पूरा डाला हुआ था ना, तो आराम से। अच्छा, जो बच्चे नहीं अगर चाहते, अभी तक पढ़े हैं कहीं, तो वो पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ में सारा चीज़ मिल जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तंबाकू और अल्कोहल का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। ये तो कोई बताने की जरूरत है? बताओ, तंबाकू और शराब का क्या असर पड़ता है? प्रतिकूल या अनुकूल? प्रतिकूल। अरे ऑपोजिट है ना, इफेक्ट पड़ता है। तो भाई अधिक शराब पीने से क्या होता है? हार्ट डिजीज आ जाते हैं। अधिक शराब पीने से क्या होता है? हार्ट डिजीज आ जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? दूसरा, ये कहानी पढ़ते रहिएगा। पुरुषों की तुलना में हर दिन शराब पीने वाली महिलाओं के हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है। अगर महिलाएं शराब पी रहे तो उसका हार्ट जो है प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होने का चांस रहता है। एल्कोहल के सेवन से इनफर्टिलिटी की समस्या जो है हो सकती है, वो धीरे धीरे अधिक है। कई अध्ययन में यह कहा गया कि प्रेग्नेंट महिलाओं को शराब पीना उनके साथ उनके गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नुकसान देता है। हमारे यहाँ नहीं होता झारखंड में, लेकिन बड़े शहरों में एक से एक रईस लोग हैं वो ले लेते हैं। अगर ज़्यादा शराब पिएगी महिला, जो प्रेग्नेंट महिला है, तो प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो सकता है। 9 महीने से पहले डिलीवरी हो जाएगा, जबकि बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, बच्चे पर उसका असर पड़ेगा। ये सारा हो सकता है। मिस कैरेज भी हो सकता है बच्चा पेट में ही मर जाए। बहुत सारा ऐसा चीज़ हो सकता है, इसलिए नहीं पीना चाहिए। एल्कोहल के सेवन में लीवर को होता है नुकसान। अगर आप लगातार एल्कोहल ले रहे हो तो किसी किसी का लीवर देखिएगा खराब हो जाता है और पेट फूल जाएगा। लीवर खराब हुआ तो पेट फूलेगा, क्योंकि लीवर क्या है, सबको मेंटेन करके रखता है। और जहाँ लीवर खराब हुआ, लीवर का काम खत्म, तो पेट ऑटोमेटिक फूल जाएगा। आगे क्या है? जो ज्यादा शराब पीता है वो क्या करेगा? बोलते समय शब्दों का स्पष्ट उच्चारण ही नहीं कर पाएगा। वो तो तुम लोग जानते हो सब लोग। नहीं, पी लेने के बाद सही से बोल पाता है? आधा करके निपट लेता है। तो ये जो पिएगा वो भैया क्लियर नहीं बोल पाएगा। अल्कोहल अधिक लेने से, ठीक है, आर्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है। हो सकता है आर्टियोपोरोसिस मतलब नशीली चीज ज्यादा अगर करेंगे तो हड्डी से संबंधित समस्याएं आती है और लकवा को पैरालिसिस भी कर सकता है और हड्डी से संबंधित बहुत समस्या आती है। तंबाकू, वो तो था शराब का। तंबाकू के प्रतिकूल प्रभाव, तो तंबाकू अगर ज्यादा खाते हैं, तंबाकू समझ रहे हैं ना, खैनी ज्यादा खाते हैं तो उससे क्या होगा? तो पहला तो समझिए कि तंबाकू अगर ज्यादा खाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि मुंह में कैंसर होने का खतरा है। ठीक है, दूसरा क्या है? एनिलीन के स्राव के प्रेरित होने से रक्त दबाव मतलब हार्ट अटैक का चांसेस ज्यादा होगा। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा घटेगा। तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोक्साइड, तंबाकू के धुएं में, इसका मतलब है बाकी नशा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी समझ रहे हो? तंबाकू, गांजा, वो सब का अगर धूम्रपान कर रहा है या सिगरेट का धूम्रपान कर रहा है तो सीओ रुधिर की O2 समान क्षमता को कम करती है। कार्बन हाइड्रोकार्बन कैंसर को प्रेरित करती है और इसके कारण जो है तंबाकू चबाने वाले या धूम्रपान करने वाले के गले में, फेफड़े में क्या होता है? कैंसर होता है। तंबाकू में दोनों आ गया, कोई चबाता है और कोई इसको पीता है, दोनों तंबाकू है। तंबाकू का किसी भी रूप में प्रयोग लार और अमाशय रसों में अधिक श्रवण को प्रेरित करता है, जिससे अमाशय में अम्लीयता बढ़ जाती है। फलतः आहार नल में अल्सर का खतरा बढ़ जाता है और धूम्रपान वृक्कों की क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, डालता है। यह पेशियां यों और कंकालियों को शिथिल करके एक व्यक्ति को दुर्बल बनाता है। इसलिए ज्यादातर सेवन करने वाला व्यक्ति क्या होता है? कमजोर हो जाता है। और वो कमजोर होता है, और अगर वो पता चला सेवन कर रहा और सही से प्रॉपर डाइट नहीं रखा तो एकदम कमजोर हो जाता है। जो सेवन करने के बावजूद भी प्रॉपर डाइट रखता है वो थोड़ा हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। लेकिन ज्यादा यूज नहीं करना, कम सेवन कीजिए और डाइट प्रॉपर रखिए। शरीर फैला हुआ और पेट निकला हुआ आदमी स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ शरीर को जन्म देता है और स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आज के समय में। इसलिए फिजिकल एजुकेशन का जरूरत आप लोगों को है। तो ये हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस का सेट 1 कंप्लीट किए, फिर हम लोग सेट 2 और सेट 3 भी आपके सामने लेकर आएंगे। लगातार वीडियो को देखिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।